नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में, जहां आज छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यहां हर एक वोट सिर्फ छात्रों की पसंद नहीं बल्कि आने वाले कल की दिशा बदलने वाला एक विचार है, क्योंकि अक्सर विश्वविद्यालय के परिसर में गूंजी आवाज़ें भारत के सियासी पटल तक पहुंचती हैं। आखिर छात्रों की राय क्या है, चुनाव में माहौल क्या है, छात्रों के मुद्दे क्या हैं, छात्रों की पसंद कौन है और क्या एनएसयूआई इस बार दोबारा चुनाव जीतकर अपना परचम लहराएगी या एक साल के वनवास के बाद एबीवीपी दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय में वापसी करने जा रही है। आज इन्हीं सवालों के साथ हम जाएंगे छात्रों के बीच और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चुनाव का माहौल क्या चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय किसके पक्ष में है और क्या चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पा रहे हैं या नहीं, या जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं कई जगहों से एनएसयूआई की तरफ से कि चुनाव में धांधली की जा रही है। तो इस पर आम छात्र क्या सोचते हैं, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चुनाव के मद्देनजर इस वक्त एहतियातन ये जो रास्ता है जो विश्वविद्यालय गेट से नॉर्थ कैंपस की तरफ आया जाता है, उसको आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। आपको यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती दिखेगी। पुलिस जो है ये रास्ता ब्लॉक कर चुकी है। यहाँ पर आने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्स प्ले इस चुनाव में ना हो। पुलिस यहाँ पर हर तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस वक्त मौजूद है और पुलिस यही चाहती है कि चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और किसी भी पक्ष को या किसी भी छात्र को कोई हानि ना पहुँचे। दूसू चुनाव में छात्राओं के क्या मुद्दे हैं? दूसरे चुनाव में छात्राओं का सबसे प्रथम मुद्दा तो यह है कि सेफ्टी इशू की सुरक्षा लड़कियों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ लोग नॉर्थ कैंपस में आते हैं तो यहाँ पर रात में लाइट्स प्रॉब्लम है, लाइट नहीं जलती है। और दूसरों में क्या होता है, जब क्लासेस होती हैं तो उसमें बहुत गर्मी होती है क्योंकि एसीज लगने के बावजूद भी नहीं चल रहे हैं। पानी की प्रॉब्लम है और कैंटीन भी नहीं होती है किसी किसी कॉलेज में, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले कॉमन रूम नहीं है। हर कॉलेज में कॉमन रूम होता है, जैसे साउथ कैंपस हम चाहते हैं, लेकिन लॉ सेंटर में नहीं है, बाकी जगह भी नहीं होगा। और दूसरी सेफ्टी के लिए जो सैनिटरी नैपकिन्स होती है वो वॉशरूम में भी नहीं होती है, वो काम नहीं करती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लड़कियां आई हैं, एटलीस्ट उन्हें सैनिटरी नैपकिन तो मिलनी चाहिए इमरजेंसी में। तो मुझे लगता है ये सब भी मुद्दे हैं और भी है। और आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दे उठाने के लिए बेहतर उम्मीदवार कौन है? बेहतर उम्मीदवार मुझे लगता है वही है जो जातिवाद क्षेत्रवाद का समर्थन ना करता हो, सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट जो मुद्दों पे बात करे, ना कि पैसों को लेकर, क्षेत्रवाद को लेके, जातिवाद को लेके। यादव है तो यादव को वोट करना है, क्षेत्रवाद बिहार ले आएंगे, नॉर्थ साउथ ले आएंगे। तो इन सब के विरोध में मैं बोलना चाहूँगी जो एक सच्चा देशभक्त है, जो एक सच्चा नागरिक है, जो कि सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बहुत ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करता है, उसको हमें वोट देना चाहिए, ना कि जाति के हिसाब से या क्षेत्रवाद के हिसाब से। लोग अपना नया अध्यक्ष चुनने वाले हैं। इस बीच हम यहाँ पे कुछ छात्रों से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ एक लॉ की छात्रा मौजूद है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमें। हाय, दिस इज ऋतु जे सिंह। ऋतु, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? बेसिकली चुनाव के मुद्दे फॉर LC2 आई कैन टेल यू, कैफेटेरिया, कॉमन रूम, AC, लिफ्ट, these are the like menstrual leave you can say for women. And who do you think is best suited for presidency this year? For me, I want to say Hemant Pawar अब की बार. Okay. What do you think about कि मेन लड़ाई किसके बीच में है, मेन फाइट किसके बीच में है इस बार? Actually, if I speak very rightly in the very right words, then I would want to say in LC2 this is the first time when there is लड़ाई जो है वो क्षेत्रवाद की लड़ाई हो रही है। इस बार क्षेत्रवाद का मुद्दा बहुत हावी है। कुछ कैंडिडेट्स BHU के कैंडिडेट्स हैं और वो अपने इंटरव्यूज़ में BHU का नाम शामिल कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप BHU से पढ़कर आए या चंडीगढ़ से पढ़कर आए, बट क्योंकि इलेक्शन DU में हो रहे हैं तो आप BHU की लॉबी को साधने के लिए, पूर्वांचल की लॉबी को साधने के लिए आप BHU का नाम ले रहे हैं। ये देखकर ज़्यादा बुरा लगता है कि लॉ सेंटर में होने के बाद, हम फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ रहे हैं और बीइंग a lawyer, being a law student, I can say everyone knows that constitution is supreme. So constitution के
दायरे में तो सेक्युलरिज्म आता है, डेमोक्रेसी आती है, हम सब एक हैं, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी आती है, बट क्षेत्रवाद नो डाउट यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या पता आज कैंपस में सिर्फ LC2 के छात्र दिख रहे हैं, बाकी कॉलेजेस के छात्र कहाँ गए? एक्चुअली जो है LLB की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा। तो 9000 अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट है, तो उसी वजह से। तो मतलब देश में हजारों नए वकील मिलने वाले हैं देश को। ये तो है। ये बताइए इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या हैं? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, काफ़ी बिल्डिंग्स पुरानी हैं जो कि जिनका रिनोवेशन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ AC लगी है लेकिन AC प्रॉपर काम नहीं कर रही है। गर्मियाँ ख़त्म होने वाली, ठंडियाँ आने वाली है, लेकिन AC का कोई काम ही नहीं हो रहा। AC तो लग गई, और फिर और सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट लेवल पे हो नहीं रही हैं। जैसे कि कभी कभी वाटर कूलर काम नहीं करता। अच्छा। हमें पानी पीने की दिक्कत होती है, टॉयलेट बराबर साफ़ नहीं होते हमारे, और फिर वही सब चीज़ें हैं, और कैंटीन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे। आपको नहीं लगता कि मतलब ये जो आम सुविधाएं हैं जैसे कैंटीन हो गया, वाटर कूलर हो गया, AC का ना चलना, ये DU जैसे एक इतने नामी गिरामी विश्वविद्यालय के लिए, भारत का वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक चीज़ है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अगर मैं अपने गांव में जाऊंगा और बताऊंगा ये सब चीज़ें, उनको एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ गया है, ये सब सारी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ें अगर मैं बताऊंगा तो उनको लगेगा कि सिर्फ ऊपर हवा आई है चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, उनको फिर लगेगा कि मैं अपने बच्चे को फिर वहाँ DU भेजूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, इनमें सुधार तो होना चाहिए। आपके मुद्दे क्या हैं इस बार इस चुनाव में? मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं LC2 का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चुनाव को लेकर के, तो काफ़ी गर्मा भी माहौल भी चल रहा है चीज़ों को लेकर के, और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो तो है, जो भाई ने बोला सही बात है, प्रॉब्लम तो है ही, बट और जैसे एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और जगह पे जैसे देखिए, जैसे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत नाम जाना था। तो बस सुन रहा था कि बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ करके ऐसा है वैसा है, प्रोफेसर ये पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, बट यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम है हम लोग झेल रहे हैं। जैसे कि देखा जाए तो AC लग गया। AC आई थिंक हमको लग रहा है जब लगा होगा तो वो 1-2 दिन 4 दिन चला होगा बस ट्रायल के लिए, उसके बाद AC नहीं चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, सब बच्चे जा करके बैठे रहते हैं, फुल स्ट्रेंथ रहता है। गर्मी में फ़ैन चल रहा तो फ़ैन कोई आवाज़ कर रहा, कोई चल ही नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गेस्ट फैकल्टी, जैसे होती है ना, जैसे हाँ, तो गेस्ट फैकल्टी 2 महीने बाद अलॉट हो रही है। गेस्ट फैकल्टी कोई आ रही सही से पढ़ा भी नहीं पा रहा है, परमानेंट फैकल्टी इनके पास सही से नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं पिछली बार भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय आया था तो खासकर लॉ फैकल्टी के ही छात्रों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस मुद्दे उठाया था कि लॉ फैकल्टी में इनके पास परमानेंट प्रोफेसर्स की कमी है और बच्चों को गेस्ट फैकल्टी से पढ़ना पड़ता है। और अब ये बता रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टीज़ भी समय पे अलॉट नहीं हो पाती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो एक ज्यूरिस्प्रूडेंस था, ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो टीचर मिले थे, गेस्ट फैकल्टी आई थी नवंबर में। बताइए दिसंबर में पेपर का डेट आ गया था, 1 महीने में बच्चा कितना पढ़ पाएगा? सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। जो परमानेंट रहते हैं शुरू से पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ों को तो पूरा हो ही जाता है और लास्ट टाइम पे कुछ छूट जाता है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी यहाँ का प्रेसिडेंट हो रहा है, जो चाहे डूसू का है या फिर स्पेशल किसी क्लास जैसे LC2 का हो गया, तो इन लोगों से ये होना कि ये पहले नंबर फोकस करिए, और सब चीज़ें तो मैनेज कर लेगा, बट हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। पहले इस चीज़ को सुधार किया जाए कि गेस्ट फैकल्टी जो भी है उसको परमानेंट वही करवाइए। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई चीज़ होती है प्रॉब्लम, जैसे किसी चीज़ को लेकर के हो गया तो हम लोग को बहुत चक्कर काटना पड़ता है। इस नंबर में जाइए, फ्लास से मिलिए, ये एप्लीकेशन दीजिए, ऐसे करिए, 10 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा, ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स का आवाज़ जो ओरिजिनल इशू है ना, एक इशू सेक वेक का है। एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक कोर्स आया है सेक और वेक का। अब उस कोर्स के बारे में किसी ने बात नहीं की। उस कोर्स में क्या होता है ना, कोर पेपर्स आपको कम पढ़ने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं कोर पेपर्स पढ़ने को, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, उनके साथ दिक्कत होता है कि उनको टाइम नहीं मिलता है, 6-6 बजे तक क्लासेस लगती है। तो वो चाहते हैं सेक वेक हटे। मेट्रो पास का जो इशू है, ये आप सबसे पूछते होंगे क्या NSUI ने कभी बात किया इस पे, AVP ने कभी इस पे बात किया? नहीं। ये इशू 2010 का था, 2015 का था, 20 का था, 25 का है कि DU में गुंडागर्दी का जो एक कल्चर है वो बहुत बुरी तरीके से, महिलाएं सेफ नहीं है। डर लगता है पैनल में 20-20, 40-40 लोग आ रहे हैं, भारे पे टट्टू आ रहे हैं, वो घुसे जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है बॉस, उनको एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं ले रही है, वो इस चीज़ को और इन्फोर्स कर रही है कि करो तुम लोग।
और ये 20 साल से हो रहा है। तो गुंडागर्द जो गर्दी का कल्चर है वो प्लीज़ डीयू में ख़त्म होना चाहिए। ये एक बहुत एमिनेंट विश्वविद्यालय है, जेएनयू में नहीं होता ऐसा, कहीं और ऐसा नहीं होता है, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए? तो ये मेरा आखिरी पॉइंट। ये बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं महिला सेफ्टी का या कॉलेज में कैंपस में हुलिगैनिज्म गुंडागर्दी का। पिछली बार भी जब हम विश्वविद्यालय में आए थे तो कई छात्राओं ने ये मुद्दा उठाया था कि खासकर चुनाव के वक्त या चुनाव के बाद भी हुलिगैनिज्म गुंडागर्दी जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है और महिलाएं सेफ फील नहीं करती हैं कैंपस में। आप कुछ कह रहे थे, आप कैमरे पे आकर कहिए अपनी बात। अब जो चुनाव है ना, ये ABVP NSY का नहीं रहेगा, अब ये रहेगा धनबल और बाहुबल का। क्या क्यों नहीं? मेट्रो कन्फेशन का पास का मुद्दा हर बार उठता है। दूसरी चीज़, हर एक कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। देखो, मैं तो पास से आता हूँ, लेकिन जो पूर्वांचल के मेरे भाई बहन हैं या केरल के या किसी भी अन्य प्रदेश के जो हैं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो इतने गरीब तबके के हैं कि जून के महीने में वो 20 तारीख के बाद बिजली नहीं मतलब लाइट बल्ब भी नहीं जलाते ताकि 200 यूनिट पार ना हो जाए, क्योंकि 200 यूनिट पार होगी तो बिल आ जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ABVP ने या NSY ने भी दोनों ने कुछ काम नहीं करा। जो छात्र हित के मुद्दे हकीकत में अगर कोई आवाज़ उठाता है, और यहाँ जितने भी हैं सब सहमत होंगे, उनका इतना स्ट्रॉन्ग पैनल नहीं है SFI, वो बहुत आवाज़ उठाती है। और देखो, धनबल के चलते हर बार टिकट बढ़ते हैं, वरना ABVP से डिजर्विंग कैंडिडेट यश नवाज था और NSY से उमान सिलांबा थी। कोई जीतता है, स्टूडेंट्स के आवाज़ को नहीं उठाया जाता है। लास्ट ईयर फिर भी बहुत अच्छा किया खत्री ने, पिछले के कंपैरिजन में बहुत ठीक किया, लेकिन फिर भी जो मूल स्टूडेंट्स का मुद्दा है वो रह गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुद्दा है, सेक वेक का भी इससे पहले मैंने मुद्दा बताया, मेट्रो का बताया, हॉस्टल का बताया, क्लासेस जो हमारे दोस्त ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी नहीं करा रही है। कैंपस को सेफ रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो वो जब आप छात्र नेता ही गुंडा चुनोगे तो कैसे आपका कैंपस सेफ रहेगा? तो ये सुना आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, इनका कहना है, इन्होंने अपने तमाम मुद्दे गिनाए। इनका कहना है हॉस्टल से लेके सिलेबस तक, कॉलेज की आम सुविधाएं, इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। चुनाव, छात्र संघ का जो चुनाव है वो काफ़ी महंगा हो चुका है, और इतना महंगा हो चुका है कि वो एक आम साधारण परिवार से आने वाले लड़के के पहुंच से बहुत दूर हो गया। अब यहाँ पे राजनीति जो है वो छात्रों के मुद्दों से अधिक क्षेत्रवाद, जातिवाद और धन बल और बाहुबल पर केंद्रित और टिकी हुई है। हमने आम छात्रों से बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि चाहे कोई भी जीते, हमारे असली मुद्दों को सुना नहीं जा रहा है। AC काम नहीं करता, कैंटीन में दिक्कत है, क्षेत्रवाद और जातिवाद हावी हो गया इस बार छात्र राजनीति में। लोग जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने अपने जाति के लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र के आधार पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ABVP पे तो सीधा ये आरोप लग रहा है कि ABVP इस बार धनबल और बाहुबल के जोर पर चुनाव जीतना चाहती है। ऐसा नहीं है सर। पता है क्या है, पॉलिटिक्स और जगह पे आप देखोगे तो कास्ट इन्वॉल्व होती है, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। यहाँ के बच्चे जाके पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, इनके पास नॉलेज है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे लोगों को पता है कि उनका हक क्या है। आप जैसे खड़े हैं लॉ फैकल्टी के बाहर, यहाँ पे हमें बताया जाता है राइट एंड ड्यूटी के बारे में, ड्यूटीज़ क्या होती है हमारी। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको जिसने भी बताया गलत बताया। यहाँ पे जात धर्म से अलग पॉलिटिक्स होती है, और ABVP एक ऐसा संघ है जहाँ पे पिछड़े गरीब सबको मौका मिलता है। तो आप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि ABVP में पैसा खर्च होता है, ये ABVP वाले नहीं कराते। रही सांस्कृतिक प्रोग्राम की, तो इसलिए किया जाता है कि अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते रहने के लिए, उनको थोड़ा अपनापन फील हो, अपने जगह की याद ख़त्म हो जाए, इसलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जाता है जी। और कोई पैसों का इसमें कोई मैटर नहीं है। तो ये सुना आपने ABVP के एक छात्र की बात। उनका कहना है कि सेक्रेटरी पोस्ट पर उनके जो उम्मीदवार हैं कुणाल चौधरी, वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि धनबल और बाहुबल का आरोप जो ABVP पे लग रहा है वो बेबुनियाद है। यहाँ पे एक सामान्य परिवार से आने वाला इंसान भी चुनाव लड़ सकता है, और वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। हमारे वोटिंग के मुद्दे थे। हमारे कॉलेज में कैंपस में AC लगे हैं, पर AC नहीं चल रहे हैं, और यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल क्लासेज भी नहीं चलती हैं। तो हमारे ये मुद्दे थे वोटिंग के। चुनाव के दिन तक सारे प्रत्याशी जो हैं अपनी पूरी जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, वो छात्रों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं, एक बड़ा ही दुर्लभ दृश्य आपको दिखेगा। NSY के कार्यकर्ता और ABVP के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े हैं, और वो छात्रों को पैम्फलेट बांट रहे हैं अपने अपने उम्मीदवारों का। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, मेट्रो स्टेशन से लेके नॉर्थ कैंपस तक, यहाँ पे आप जो ऑटो रिक्शा देख रहे हैं ये भी फ्री है आज छात्रों के लिए। तो प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं छात्रों को सहूलियत देने की। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी ये लोग छात्रों को इतनी सहूलियत देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जितने भी ऑटो रिक्शाज हैं ये फ्री हैं। ये प्रत्याशियों ने हम किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, ये फ्री
ऑटो रिक्शा सर्विस किसने स्टार्ट की है? जो कैंपस के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो वोटिंग करने आ रहे हैं उन सब के लिए आर्यमान और गोविंद तरफ की तरफ से सभी ई रिक्शा स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए गए हैं ताकि डूसू के लिए वो वोट करें, आर्यमान और गोविंद तंवर को जिताएं। हम उनके सब पक्के सपोर्टर हैं, जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आपको हम बता दें आर्यन मान इस जो है वो एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और गोविंद तंवर जो है वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं एबीवीपी के दोनों प्रत्याशियों की तरफ से ई रिक्शा फ्री कराया गया है छात्रों के लिए, ताकि छात्र जो है मेट्रो स्टेशन से नॉर्थ कैंपस आसानी से पहुंच जाएं और वो अपना वोट दे पाए। आपने एबीवीपी के समर्थकों की बात सुनी, आपने आर्यन मान गोविंद तंवर के समर्थकों की बात सुनी। इस वक्त हमारे साथ एनएसवाई से कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कुछ कर रहे हैं छात्रों के लिए और इनके क्या वादे हैं छात्रों के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि आज का चुनाव का माहौल कैसा है, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है और लगातार जो छात्रों में रुझान है वो एनएसयूआई के प्रति बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जिस प्रकार देखेंगे कि पिछले वर्ष जो हमारे एनएसयूआई के दो प्रत्याशी जीते, रौनक खत्री अध्यक्ष पे, जॉइंट सेक्रेटरी पे लोकेश चौधरी, और जिस तरीके से एनएसयूआई के नेतृत्व में उन्होंने छात्रों के प्रत्येक मुद्दे पे मुखरता से आवाज़ उठाई, दमदारी से आवाज़ उठाई, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि आज छात्रों में जो एनएसयूआई के प्रति विश्वास है वो आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ डीयू की 2 छात्राएं मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत कर इनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। आज वोटिंग का दिन है, मतदान हो रहा है, डूसू में महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? महिला सुरक्षा और उनका प्रतिनिधित्व बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इंडिया में भी आपने देखा होगा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ही कम रहा है। तो इस बार तो हम चाहते हैं कि डूसू में भी जो महिला प्रतिनिधित्व है वो बढ़े, महिला सुरक्षा की बात हो, उनके अधिकारों की बात हो, और ये सिर्फ बात ना हो, ये काम में भी आए। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि पेपर पे सब कुछ होता है, रियलिटी में कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या महिलाओं के जो मुद्दे सही तरीके से कोई उठा सकता है, तो वो संगठन कौन सा है? आपकी पसंद क्या है? वो सिर्फ महिलाएं हैं, वो किसी भी संगठन से हों, महिलाएं अपने मुद्दे खुद ही उठा सकती हैं, उनको किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है और कोनो भी संगठन आके उनको ये नहीं बता सकता है कि उनका मुद्दा क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनको क्या चाहिए। सिर्फ हम महिलाएं बता सकते हैं हमारा मुद्दा क्या है। इस बार तो 2 संगठनों की तरफ से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जो है वो महिलाएं हैं। बिल्कुल सर, कोई भी अध्यक्ष आए, हम यही चाहते हैं वो वोकल हो, जो बातचीत कर सके, जिससे लोग कनेक्ट कर सके, जिसकी बात समझ सके और लोगों को ये दिखाई दे कि एक महिला प्रतिनिधित्व अगर कर रही है तो वो भी सुचारू रूप से पॉलिटिकल जो सिनेरियो उसको संभाल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेन मुद्दा है, जो कि कोई उठा नहीं रहा है, जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि किस तरीके से जो मेन संगठन हैं वो बच्चों को टिकट्स दे रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से पैसों का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से बड़े बड़े सांसद और विधायक इंटरफेयर कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें, जिससे जो मेन इशू है बच्चों का ना, जो पर्पज है छात्र राजनीति का, वो फुलफिल ही नहीं हो रहा है। इस बार तो दोनों पक्षों की तरफ से बड़े बड़े नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे थे, सचिन पायलट आए, मनोज तिवारी आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री विनय कुमार सिन्हा आए। तो तमाम चीज़ें आपको, दोनों पार्टियां अपने अपने छात्र संगठनों के साथ खड़ी हैं, तो इसमें तो किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक आम छात्र है और डीयू में इलेक्शन लड़ने की उम्र 25 साल है, ठीक है, अब अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद फिर एलएलबी करता है या कोई मास्टर कोर्स करता है, तो क्या आप सभी छात्र से ये उम्मीद करते हैं कि वो करोड़ रुपया खर्च करके टिकट खरीदे इन दोनों संगठनों से? या फिर क्या आप किसी एक आम छात्र से उम्मीद करते हैं कि वो 10 सांसदों को पकड़े और जाके बात करे बाबाओं से कि नहीं हमें टिकट दो? क्या ये एक आम छात्र के लिए संभव है? तो ये सुना आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कैंटीन से लेके एसी से हाइजीन, मेंस्ट्रुअल लीव, सैनिटरी नैपकिन, तमाम मुद्दे उठाए। उनका ये कहना है कि चाहे कोई भी जीते, उनके मुद्दे नहीं सुने जाते हैं, तो इस बार वो यही दिमाग में रखकर वोट देंगे कि जो भी जीते, जिस भी संगठन से जीते, वो उनके मुद्दों को उठाए, उनकी बातें करे और उनके समस्याओं का निवारण करे। हालांकि कुछ छात्रों ने इस बार धन बल, बाहुबल, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन तमाम मुद्दों पर भी अपने राय प्रकट की। उनका ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें छात्र राजनीति में छात्रों के मुद्दों को हल्का बनाती हैं और कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को दूषित करती हैं।
हम दी एज में हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर उतरकर आप तक सच्ची, सटीक और सही खबरें पहुंचाएं। हम लगातार मेहनत करते हैं ताकि इस देश में सच्ची पत्रकारिता जिंदा रहे। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें ताकत मिलती है और हमारी वीडियो अधिक लोगों तक पहुँच पाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रोजाना शाम को हमारा हिंदी बुलेटिन ज़रूर देखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन रतिकांत के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दी एज।